हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कृतार्थ मेलकानी और आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th हिस्ट्री का प्रैक्टिस पेपर जो आप लोगों का है उसके हम सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है, तो ज्योग्राफी जो बच्चे हैं उनको अच्छे से पता है कि देखो प्रैक्टिस पेपर आप लोगों का अलग होता है और सैम्पल पेपर अलग होता है। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो देखने के बाद ऐसा लगे कि यार इतने टफ क्वेश्चन आ जाएंगे तो हमारा क्या होगा, तो ऐसा ख्याल अपने दिमाग में मत लाइएगा, बिकॉज आप लोगों का जो पेपर आएगा इट विल बी बेस्ड ऑन योर सैम्पल पेपर ओनली। ये केवल एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस होते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को ऐसे भी मिलेंगे जो आपके टेक्स्ट में नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, बस इसे एक बार देख लो और बाकी आना तो आप लोगों का एनसीईआरटी से ये चीज आप दिमाग में रखना। तो देखो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, हड़प्पन सिटीज प्लान्ड देयर सिटीज इन। तो यहाँ पर हड़प्पन पीपल होना चाहिए कि हड़प्पन पीपल प्लान्ड देयर सिटीज इन। योर ऑप्शंस आर ए ग्रिड पैटर्न, बी ट्रायंगुलर पैटर्न, सी नेस्टेड रिंग या डी सर्कुलर पैटर्न विद सिटाडेल इन द मिडल। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है ऑप्शन ए ग्रिड पैटर्न, क्योंकि आप लोगों के एनसीईआरटी टेस्ट में बात करते हैं कि ग्रिड पैटर्न में अपनी सिटीज को प्लान करते थे। और ग्रिड पैटर्न में ध्यान रखिएगा कि मतलब ग्रिड पैटर्न में क्या होता है कि आपके स्क्वायर शेप भी बन सकता है और रेक्टेंगल भी, क्योंकि आप तीन चार स्क्वायर्स को एक साथ मिला के आप जब देखोगे ना तो इट विल फॉर्म रेक्टेंगल। तो कई बार ऐसे ही पूछा जा सकता है, आगे क्वेश्चन भी है कि वो रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप बनता था, तो अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे। तो सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, हड़प्पन सील्स वर मेड ऑफ। योर ऑप्शंस आर ए टेराकोटा, बी कंक्रीट, सी कॉपर या डी आयरन। तो इसका करेक्ट आंसर है ए टेराकोटा। टेराकोटा एक टाइप की मिट्टी थी, यू कैन से क्ले। ठीक है, तो हड़प्पन सील्स इससे बनाई जाती थी। थर्ड है आप लोगों का, देयर आर टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो सबसे पहला है, द सिटी आर्किटेक्ट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हैड एन एक्सटेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ शेप्स एंड एंगल्स। ये बिल्कुल सही बात है, बिकॉज वी नो कि वो किस तरह से अपनी सिटीज को प्लान करते थे। प्लानिंग में उनका शेप्स एंड एंगल्स का जो मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग थी ना, वो बहुत हेल्प आउट करती थी उन्हें, इसलिए इतनी एक्सेलेंट उन्होंने स्ट्रक्चर्स बनाए। रीजन है, द स्ट्रीट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन डिवाइडेड एंटायर सिटी इनटू स्क्वायर और रेक्टेंगल ब्लॉक्स। तो देखो ग्रिड पैटर्न में बनाई जाती थी, हमें पता है। अब ग्रिड पैटर्न क्या होता है, मैंने जैसा बताया आप लोगों को। अब देखो ग्रिड पैटर्न में तो आपको स्क्वायर्स भी मिलेंगे ब्लॉक्स के फॉर्म में, और जब आप उन ब्लॉक्स को ज्वाइन करोगे यू विल गेट अ रेक्टेंगल। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों का सी करेक्ट होगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन्स योर असर्शन। तो थर्ड का सी करेक्ट होगा। फोर्थ पर आते हैं, देयर आर टू स्टेटमेंट्स, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का। अगेन असर्शन कह रहा है, पोजेशन ऑफ प्रेशियस ज्वेलरी सिंबलाइज वेल्थ, पावर्स एंड स्टेटस ऑफ अ पर्सन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में किसी के पास भी अगर ज्वेलरी होती थी तो वो सिंबलाइज करता था कि बहुत वेल्थी होगा, बहुत पावरफुल होगा, और उसका स्टेटस मतलब किसी भी व्यक्ति का स्टेटस दर्शाती थी। ऐसा असर्शन आपसे कह रहा है। रीजन है, पीपल फ्रॉम हड़प्पन सिविलाइजेशन वुड बाय ज्वेलरी बाय यूजिंग देयर सील्स टू इंप्रूव देयर सोशल स्टेटस। तो ऐसा हमें कहीं नहीं पता चलता कि वो सील्स से ज्वेलरी बाय करते थे। तो करेक्ट आंसर इसमें कि असर्शन तो सही है बट रीजन आपका फॉल्स है। फिफ्थ पर आते हैं, ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द रूल्स ऑफ डिप्लोमेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स एंड अदर पॉलिटिकल टॉपिक्स ऑफ मौर्यन एम्पायर कैन बी फाउंड। तो डैश किस में मिल सकती है हमें सारी इन्फॉर्मेशन। देखो बाकी जितने सोर्स आप देख रहे हो ना, सब में हमें मौर्यन एम्पायर के वो सोर्सेज हैं जिससे हमें मौर्यन काल के बारे में पता चलता है। बट यहाँ पे पूछा गया है कि चाहे वो रूल्स ऑफ डिप्लोमेसी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो और दूसरे पॉलिटिकल टॉपिक्स, मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक कौन सी है इनमें से, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव वो चीज कौन सी जिसमें हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो इसमें करेक्ट होगा आप लोगों का अशोका के एडिक्ट्स, बिकॉज उसमें हर तरह की जानकारी मिलती है। इवन धम्मा के जो प्रिंसिपल हैं यानी धर्म के प्रिंसिपल, वो भी आपके एडिक्ट्स में हमें मिलते हैं। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर ऑन द अशोकास एडिक्ट्स होगा। अब हम आते हैं सिक्स पर, इन द महाजनपद द राजा लेविड मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि महाजनपद में जो राजा टैक्स लेता था उस टैक्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता, मतलब किस लिए इस्तेमाल किया जाता था। योर ऑप्शंस आर टू कीप एन आर्मी, टू क्रिएट रोड नेटवर्क, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ये सभी आप लोगों के करेक्ट होंगे। तो सिक्स का डी होगा, ऑल पी क्यू एंड आर। अब हम आते हैं सेवंथ पर, इन एंशिएंट इंडिया मोस्ट ऑफ द महाजनपद एंड जनपदास वर कंसंट्रेटेड इन विच रीजन ऑफ इंडिया। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि महाजनपद और जनपद का मेजर कंसंट्रेशन किस इंडिया के ज्योग्राफिकल रेंज में था। क्या ग्रेट इंडियन डेजर्ट में था, या सदर्न प्लेट्यू में था, सी नॉर्दर्न प्लेन्स में था, या डी कोस्टल प्लेन्स में। तो बहुत सिंपल है, करेक्ट आंसर सी होगा नॉर्दर्न प्लेन्स। जो इंडो गैंगटिक जो आपकी प्लेन है इसमें पूरा आप लोगों के जो महाजनपद एंड जनपद थे वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड थे। सो नॉर्दर्न प्लेन्स विल बी करेक्ट आंसर। अब एट्थ है आप लोगों का, द नासिक प्रशस्ति ट्रांसलेट्स एज। तो नासिक प्रशस्ति ये ट्रांसलेट करती है कि द किंग ऑफ किंग्स हु वाज इक्वल इन स्ट्रेंथ, के एक पर्वत जो हिमावत पर्वत है उसके समान उसकी स्ट्रेंथ थी, हु क्रश्ड द प्राइड ऑफ क्षत्रियास। तो आप लोगों की एनसीईआरटी में लाइन कहती है कि हु क्रश्ड द प्राइड ऑफ क्षत्रियास। इससे आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर बात हो रही है आप लोगों के ऑप्शन डी गौतमीपुत्र सतकर्णी की, जो थे सतवाहन डायनेस्टी के। तो 8 का करेक्ट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो सिंपल सा आप लोगों को एक वायर से जो आर्टिकल छपा था उसमें 3 लाइन उसमें से दी गई है आप लोगों को। बहुत सिंपल क्वेश्चन है इस पर कि बाय द टाइम स्तूपा 3 एट सांची वाज कंस्ट्रक्टेड, कि जब सांची में थर्ड स्तूपा कंस्ट्रक्ट हुआ अराउंड 2nd सेंचुरी बीसीई,
relic worship had become very prevalent in Buddhism and relics other than those of Buddha were also being worshipped। तो relic worship की यहाँ पर बात की जाए, इसका सिंपल मतलब होता है जो बुद्ध के रिमेन्स हों, जो चीज़ें वो यूज़ करते थे और उनके साथ साथ उनके जो फॉलोअर्स द्वारा यूज़ की जाने वाली चीज़ें थी उन सबको रेलिक्स कहा जाता था, उनकी पूजा की जाती थी। तो रेलिक वर्शिप, ठीक है, उनके जो रिमेन्स, जो जो चीज़ें वो इस्तेमाल करा करते थे, तो इसे हम रेलिक वर्शिप कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको बताना है इन द लाइट ऑफ राइज इन रेलिक वर्शिप व्हाई डिड सांची स्तूप एक्वायर सिग्निफिकेंस। तो क्यों सांची स्तूप सिग्निफिकेंट था विद रिस्पेक्ट टू राइज इन रेलिक वर्शिप? वो ऐसा इसलिए था बिकॉज इट इज वेयर बुद्धास रेलिक्स वर बरीड। ठीक है, इस मतलब होता क्या है, स्तूपा के अंदर एक रेलिक कास्केट नाम से एक आपका बॉक्स होता है, सिंपल सा समझ सकते हो। उसके अंदर जो बुद्धा एंड उनके फॉलोअर्स हैं उनकी सभी चीजें, उनके रिमेन्स हों, वो सब रखे जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। दैट्स व्हाई इट वाज सिग्निफिकेंट। तो 20 में करेक्ट होगा। अब हम आते हैं 10th पर। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म केम टू बी नोन एज। तो जो मॉन्क्स का एक ऑर्गेनाइजेशन था, इट वाज आपका बी संघ। ठीक है, इसमें जो आपके धम्म टीचर्स बनते थे फिर वो, तो उसमें संघ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इन इंडिया। तो इंडिया में जो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का राइज हुआ उसका मेन रीजन क्या था, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन इनमें से कौन सा है? तो इसमें करेक्ट आंसर आप लोगों का डी होगा, जो कहता है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म हैड सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव रिचुअल्स। तो देखो एक सिंपल सी बात समझो ना, लाइक मतलब मेजरली ऐसा मतलब वर्ल्ड के हर पार्ट में हुआ है कि जो भी रिलीजन जिसमें मतलब बहुत विच इज इनएक्सपेंसिव, जिसमें ज्यादा खर्चा वगैरह नहीं करना पड़ता है, खर्चा वगैरह इन द सेंस कि जिसमें सेक्रीफाइसेस ज्यादा नहीं होते हैं, एक्सपेंसिव सेक्रीफाइसेस नहीं होते हैं, या दूसरी चीजें ऐसी एक्सपेंसिव पूजा नहीं होती है, वो जो कॉमन मासेस होती हैं उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। बिकॉज यू नो कॉमन मासेस के पास उतने लेविश एक्सपेंडिचर करने के लिए पैसा नहीं होता है कि वो मतलब सेक्रीफाइसेस में पैसा खर्च कर रहे हैं, ये सब चीजें। तो इसलिए जो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म था उसका जो राइज था, उसका मेन रीजन ये था कि इट हैड सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव रिचुअल्स, कि आपको कोई सैक्रिफाइस ऐसा नहीं करना है सच, और आपको कोई बहुत बड़ी पूजा पाठ नहीं करवानी है। तो इसलिए मतलब इसका रीजन मेन ये था कि वो राइज हुआ। तो 11 का डी होगा। 12th है, फ्रॉम 500 BC to 500 AD प्राकृत वॉज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन। तो प्राकृत आम आदमी की भाषा थी, सिंपल सी। और आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत वॉज द लैंग्वेज ऑफ एलिट्स, केवल एलिट उसे बोला करते थे। तो आपको बताना है कि इसने किस तरह मदद करी इन राइज ऑफ आपका, या स्प्रेड आप कहिए, इन न्यू रिलीजन्स लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो ऐसा इसलिए बिकॉज पीपल अंडरस्टूड द सर्मन्स एज दे वर गिवन इन प्राकृत। तो जो प्राकृत आम लोगों की भाषा थी, और जो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ये रिलीजन्स एमर्ज हुए थे, ये लोगों को जो सरमॉन्स थे या लोगों को जो भी टीचिंग्स थी वो आप लोगों की उनकी लैंग्वेज में दिया करते थे, उनकी प्राकृत लैंग्वेज में, इसलिए उन्हें बहुत आसानी से समझ पाते थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बी होगा। 13th है, ड्यूरिंग द एंशिएंट इंडिया। तो अब इस क्वेश्चन में सिंपल सा आपको एक कॉलम में वर्ण दिए हुए हैं एक साइड में, और दूसरे साइड में उनके फंक्शंस दिए हुए हैं। आपको बताना है वो कौन सा मतलब ऑप्शन जो करेक्ट है, जो अपने फंक्शन को मैच करता है, मतलब जिसमें आपका जो वर्ण है उससे उसका फंक्शन करेक्टली मैच दिया हुआ है। तो क्षत्रिय सर्व द अदर 3 ग्रुप्स, ये गलत है। बी शूद्रा स्टडी एंड टीच स्क्रिप्चर्स, ये भी गलत है। इसमें करेक्ट आंसर सी होगा, वैश्यास फार्मर्स एंड हर्डर्स। इसमें आपके फार्मर्स, हर्डर्स, पेस्टोरलिस्ट, ये सभी लोग आते थे, ट्रेडर्स भी आप कह सकते हैं। और ये बाकी आप लोगों को पता है कि ब्राह्मण्स का काम टू स्टडी एंड टीच स्क्रिप्चर्स, क्षत्रियास का काम टू प्रोटेक्ट पीपल, शूद्रास का काम टू सर्व द अदर 3 ग्रुप्स, मतलब जो ऊपर के 3 वर्ण है उनको सर्व करना, एंड शूद्रास का आप कह सकते हो टू सर्व अदर 3 ग्रुप्स, एंड वैश्यास का फार्मर्स एंड हर्डर्स, दे वर फार्मर्स एंड हर्डर्स। और 14th है, इट इज सेड दैट मेनी ऑफ द इनहेरेंट फिलोसफीज ऑफ बोथ बुद्ध एंड महावीर आर मोर और लेस सिमिलर। तो जो महावीर और बुद्ध है उनकी बहुत सारी फिलोसफीज में कुछ ना कुछ कॉमन हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे पाली टर्म्स में हैं जो आप लोगों के बुद्धिज्म में भी यूज किए जाते हैं, जैनिज्म में भी यूज करे जाते हैं। तो आपको बताना है कि मेन रीजन क्या है इन सिमिलैरिटीज का, मतलब ऐसा क्यों है कि इतनी सारी सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलती हैं। तो इसमें सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा आप लोगों का डी, कि बुद्धिज्म एंड बुद्ध और महावीर जो थे दे वर कंटेम्पररीज, वो एक समय काल के थे। ठीक है, इसलिए जो उनकी टीचिंग्स थी उनमें कहीं ना कहीं उस टाइम का जो भी उनके ट्रेडिशन थे उसकी आप लोगों की एक रूट थी। मतलब कहने का मतलब है क्योंकि सेम टाइम पीरियड के थे, इसलिए बहुत सारी चीजें उनकी आप कह लीजिए फिलोसफीज हो या जितनी भी उनकी प्रीचिंग्स हो, उनमें बहुत सारी चीजें कुछ ना कुछ मिलती हैं। तो करेक्ट आंसर डी होगा। अब 15 पर आते हैं, देयर आर 2 स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन। सो असर्शन इज लिंगायत्स चैलेंज द पैट्रियार्कल नॉर्म्स एंड इनेबल्ड वुमेन टू हैव कंट्रोल ओवर देयर बॉडीज एंड चॉइसेस। तो लिंगायत्स जो वीराशैव ट्रेडिशन था बसवाना 12th सेंचुरी कर्नाटका में, आई होप आप लोगों को चीजें याद आ रही होंगी। तो असर्शन आपको सिंपल सा दिया कि लिंगायत ने पैट्रियार्कल नॉर्म्स जो थे उनको चैलेंज किया एंड इनेबल्ड वुमेन टू हैव कंट्रोल ओवर देयर बॉडीज एंड चॉइसेस। अब रीजन कह रहा है कि जो लिंगायत्स थे या इन्हें आप वीराशैव्स कह लीजिए, दे एनकरेज सर्टेन प्रैक्टिसेस लाइक आपका पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज एंड विडो रीमैरिज। तो इट इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग योर असर्शन, क्योंकि इसमें कहता है असर्शन में आपसे कहता है इनेबल्ड वुमेन टू हैव कंट्रोल ओवर देयर बॉडीज एंड चॉइसेस। सो द करेक्ट आंसर आई होप यू ऑल माइट बी नोइंग, इट्स सी, बोथ assertion and reason are true and reason explains your assertion.
16 पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मुस्लिम रूलर्स फ्रॉम 13 to 16 सेंचुरी इन इंडिया। तो 13 से लेकर 16 सेंचुरी इंडिया में जितने भी मुस्लिम रूलर्स रहे उनके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। देखो यहाँ पर आप एग्जाम में कई बार गलती करके आ जाते हो कि आज पूछा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और इनकरेक्ट, पर हम पढ़ते हैं हाँ ये सारी करेक्ट है या फिर सारी इनकरेक्ट है, तो हम ऑप्शन मतलब जल्दी से लगा आते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो 16 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा, थर्ड एंड फोर्थ। और वो गलत इसलिए बिकॉज थर्ड में कह रहा है कि जो मुस्लिम रूलर्स थे दे गेव ब्राह्मण हाई पोस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि जो नॉन मुस्लिम्स हैं दे हैव पावरफुल पोजीशन, पर ऐसा नहीं था। हालांकि नोबिलिटी में कई सारे आपके मुस्लिम किंग्स थे, उन्होंने इंक्लूड करा ब्राह्मण्स को, बट दैट डजंट मीन कि वो उन्हें बहुत हाई पोस्ट देना चाहते थे, उनको पावरफुल बनाना चाहते थे। फोर्थ है दे स्टार्टेड टू अडॉप्ट प्रिंसिपल्स गिवन इन वेदास टू गेन पॉपुलैरिटी अमंग द नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन। तो ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने वेद के प्रिंसिपल जो थे उन्हें अडॉप्ट किया, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट थे इसमें। अब हम आते हैं 17 पर जो कह रहा है परमात्मा गॉड रिमेन्स द सेम इन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इट इज द सेम इन द हार्ट ऑफ एन एंट और एन एलिफेंट, इन एवरी लिविंग बीइंग इट इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग। तो ये किस आइडिया, किन के आइडियाज हैं, मतलब किस ट्रेडिशन के आइडिया, सिंपल सा आप लोगों को बताना है कि भगवान हर जगह है, इट रिमेन्स द सेम, चाहे वो पहले हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर, सब जगह समान है और वो सब में है। इट इज इवन प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ एन एलिफेंट, इन एंट एंड इन एवरी लिविंग बीइंग, मतलब सब में वो भगवान है। तो ये आप लोगों का था आपका बी निर्गुण भक्ति ट्रेडिशन का। निर्गुण भक्ति में आप लोगों का विदाउट एट्रीब्यूट जैसे हम कहते हैं कि जिसमें आप लोग मूर्ति पूजन पे विश्वास नहीं रखते हैं और जो रिचुअल सैक्रिफाइसेस, आपका रिचुअल स्नान जो होता है उसमें विश्वास नहीं रख के जो केवल ये मानते हैं कि गॉड इज एवरीवेयर, इट इज प्रेजेंट इन एवरी ह्यूमन बीइंग। तो इसमें करेक्ट आंसर बी होगा, निर्गुण भक्ति ट्रेडिशन। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, निर्गुण भक्ति के जो दो एग्जाम्पल्स ध्यान रखना, कबीर एंड गुरु नानक। तो 17 का बी होगा। 18th है the heartland of this empire was the fertile valley of the Kaveri river, but they ruled a significantly larger area at the height of their power from the later half of 9th century till the beginning of 13th century। तो ये एम्पायर था आप लोगों का ए, चोला एम्पायर, ठीक है। 18 का करेक्ट आंसर ए होगा। और ये फर्टाइल कावेरी वैली के रिवर, ये चीज भी ध्यान रखिएगा, चोला एम्पायर से रिलेटेड है। 19th इमेजिन दैट, अब सिंपल सा देखो इस क्वेश्चन में क्या है ना, आप लोगों को कई बार ऐसे मतलब एक स्टोरी सी दे देगा कि आप यू आर एन आर्कियोलॉजिस्ट और आप गए हो कहीं पर खुदाई करने, आपको ये चीजें मिलती है। सिंपल सी एक चीज समझो कि इस क्वेश्चन में आप लोगों को चार्ट सीट्स आपको मिली हैं, ठीक है। अब उनको स्टडी करने के लिए आप किस स्पेशलिस्ट को बुलाओगे, मतलब वो कौन सा स्पेशलिस्ट, उसको क्या कहते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट को हु स्टडीज एंशिएंट प्लांट रिमेन्स चार्ट सीड्स, यानी जो जले हुए अनाज आप कह सकते हो आपको खुदाई में मिले, तो किसको आप इनवाइट करोगे। तो यू विल इनवाइट एन आर्कियोबॉटनिस्ट जो आप लोगों के एंशिएंट प्लांट रिमेन्स को स्टडी करता है। अगर आप लोगों को यहाँ क्वेश्चन में दिया जाता है कि आपको एंशिएंट एनिमल्स की आपको बोन्स मिली हैं या उनकी कुछ चीजें मिली हैं, तो आप बुलाते हैं आर्कियोजूलॉजिस्ट को, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब 20th है which of these pieces of evidence indicate that at the end of Harappan civilization, किस आपका ऑप्शन से पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड हो गया था, डिक्लाइन हो गया था। हमें पता चलता है द डिसअपीयरेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स ऑफ द रीजन, कि एक टाइम हुआ करता था जब हमें सील्स मिली हैं लगातार मेच्योर हड़प्पन फेस में, बहुत कुछ मतलब फ्लरिश हो रहा है, एग्रीकल्चर उनका बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब जिस तरह से उनकी नई नई चीजें बन रही हैं, स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, बट एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जब ये सारे स्ट्रक्चर्स का डिक्लाइन आया था, मतलब हमें वो एक टाइम पीरियड के बाद ही दिखते ही नहीं है, मतलब आर्टिफैक्ट सडनली गायब से हो जाते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि वो हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई थी। 20th का सी होगा। 31 है अब असर्शन रीजन, अगेन ये क्वेश्चन है। असर्शन आपको दिया है राइटिंग एंड लिटरेसी वर वाइड स्प्रेड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। रीजन है राइटिंग हैज बीन फाउंड इन मेनी एवरीडे ऑब्जेक्ट्स सच एज सील्स, कॉपर, टूल्स, ज्वेलरी एंड टेराकोटा टैबलेट्स इन हड़प्पन रीजन। तो इसमें रीजन आपका करेक्ट है, देखो हमें मिली है आपके एविडेंस राइटिंग के, बट असर्शन यहाँ पर इसलिए मैंने गलत लिखा है ना, बिकॉज आप एक बार एनसीईआरटी भी चेक कीजिएगा, एनसीईआरटी में भी वो आप पर ओपिनियन छोड़ा है उसने कि आपको क्या लगता है, डू यू थिंक कि मतलब राइटिंग और लिटरेसी वाइड स्प्रेड थी। तो इसका अभी तक ऐसा कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। और देखो इसमें बहुत सारे डिबेट्स हैं, मतलब कुछ स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि राइटिंग एंड लिटरेसी वाइड स्प्रेड थी, कुछ कहते हैं कि नहीं थी, बट मैं आप लोगों के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग गया जिसमें आप लोगों को मतलब एक तरह से आपका ओपिनियन पूछा है, उसमें क्लियर ये चीज नहीं दी है, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग आपका ए फॉल्स होगा और रीजन ट्रू होगा, ठीक है। 21 का डी करेक्ट है। 22 है व्हाई डिड द सूफीज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अर्ली कैलिफेट। तो अर्ली कैलिफेट के अगेंस्ट सूफीज ने प्रोटेस्ट इसलिए किया बिकॉज जो अर्ली कैलिफेट था, खलीफा था,
इट वॉज ही वॉज बिकमिंग मटीरियलिस्टिक एंड डॉगमेटिक। मटीरियलिस्टिक का मतलब बहुत ज्यादा लेविश लाइफ जीना, बहुत ज्यादा मटीरियल चीजों में खर्च करना, मतलब बहुत आराम से, मतलब बहुत लग्जरियस लाइफ जीना जैसे हम कहते हैं। एंड डॉगमेटिक, डॉगमेटिक का मतलब कोई भी एक प्रिंसिपल दे देना जिस पर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, मतलब जिस पर कोई लॉजिक ना हो, मतलब कोई भी ऐसी चीज बोल देना और कहना कि ये पत्थर की लकीर है, काइंड ऑफ थिंग। ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग। 23 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीस्ट पावरफुल ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर। तो 22 का सी करेक्ट था, ध्यान रखिएगा। तो अब बताना है 23 में आप लोगों को कि विजयनगर एम्पायर में सबसे कम पावरफुल कौन था। देखो, ब्राह्मण्स की बात करें तो बिल्कुल पावरफुल थे। पीजेंट्स आप लोगों के पावरफुल नहीं थे, बिकॉज पीजेंट्स आप लोगों का मतलब हमेशा लोअर, पीजेंट्स ऑलवेज बिलोंग टू लोअर क्लास में किसी भी सोसाइटी में आप देखिए। और नायकास की हम बात करें तो जो चीफ्स थे आप लोग के, अमर नायका, मिलिट्री चीफ्स, ये सभी लोग आपके पावरफुल हुआ करते थे, एंड इवन ट्रेडर्स, क्योंकि वो ट्रेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। 23 का करेक्ट आंसर सी होगा। अब 24 था आप लोगों का, द विजयनगर रूलर्स टुक ऑन द टाइटल हिंदू स्वररत्न व्हिच वाज अ संस्कृताइजेशन ऑफ द अरेबिक टर्म सुल्तान मीनिंग किंग, सो इट लिटरली मेंट हिंदू सुल्तान। अब आप लोगों को बताने की इस इंफॉर्मेशन से जो ये दी गई थी कि अरेबिक टर्म है सुल्तान, ठीक है, उसका एक संस्कृताइज मतलब संस्कृत का एक टर्म उसका बना दिया, उससे डिराइव करके मतलब सुरारत्न, और ये विजयनगर के किंग्स ने अडॉप्ट किया, वो अपने आप को हिंदू सुरारत्न कहते थे इस तरह से, ठीक है, सुल्तान अमंग हिंदू किंग्स काइंड ऑफ थिंग। तो इससे हमें क्या पता चलता है आप लोगों की विजयनगर की लैंग्वेज के बारे में जो वहां बोली जाती थी। हमें ये पता चलता है कि ऑप्शन बी, इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रैवलिंग मर्चेंट्स, कि जो भी वहां एक तरह से ट्रैवल करते थे मर्चेंट्स अपने बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, वो कहीं ना कहीं उनसे इन्फ्लुएंस थी। बिकॉज देखिए, सुल्तान जो है वो एक्चुअल में आप लोगों की कोई ऐसी संस्कृताइज टर्म है नहीं, वो आप लोगों की अरेबिक टर्म है, और कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस था। बिकॉज वी ऑल्सो नो कि आपके चाहे सेंट्रल एशिया हो, पर्शिया हो, काफी सारे ट्रेडर्स भी विजयनगर में आया करते थे। तो करेक्ट आंसर बी होगा। 25 है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स वाज पार्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट था आप लोगों का ऑप्शन सी, वेल प्लान्ड सेटलमेंट्स इन डेफिनेट टेरिटरीज। बाकी के जितने भी आप लोगों के दिए हैं, चाहे वो आपका हॉर्स ब्रीडिंग इंडस्ट्री कह रहा है तो उसका एविडेंस हमें नहीं मिलता है, और लार्ज लाइब्रेरी ऐसा अभी तक कुछ नहीं मिला है, एंड डी सोफिस्टिकेटेड डिफेंस सिस्टम तो ऐसा भी कुछ नहीं था। करेक्ट आंसर सी हुआ कि उनका बहुत वेल प्लान्ड सेटलमेंट्स होती थी। 25 का सी था। 26 है, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड टॉय प्लोज ड्यूरिंग डिग्स एट हड़प्पन साइट्स, कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्हें टॉय प्लोज मिले, मतलब प्लोज के छोटे छोटे आप लोग खिलौने जैसी चीजें, या मिनिएचर आप प्लोज कह सकते हो। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यह पता चलता है कि पीपल लुक फॉर वेज टू मेक फार्मिंग ईजियर, कि जैसे सॉइल को टिल करना मुश्किल है, तो मतलब जो हमें टॉय प्लोज मिले ना, उससे हमें पता चलता है कि लोग कहीं ना कहीं दे वर लुकिंग टू मेक फार्मिंग ईजियर, मतलब नए मेथड्स, इनोवेशन खोज रहे थे वो, और मतलब नई नई डिस्कवरीज की मतलब प्रयास कर रहे थे वो। तो 26 का करेक्ट आंसर डी होगा। 27 है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रेडिंग ड्यूरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन इज ट्रू। तो ट्रेडिंग के विषय में हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, आप लोगों को सिंपल सा बताना है। ए कह रहा है सिल्क वाज द मेन आइटम ऑफ एक्सपोर्ट, तो ये हम नहीं कह सकते, सिल्क का मतलब ऐसा कोई मेंशन नहीं है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट में भी। बी कहता है गोल्ड बीड्स वर इंपोर्टेड फ्रॉम साउथ इंडिया। अब देखो, ये बहुत सही बात है, मतलब करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का बी ही होगा कि गोल्ड बीड्स जो थे दे वर इंपोर्टेड फ्रॉम साउथ इंडिया, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें एज सच गोल्ड का कोई सोर्स नहीं मिलता है। तो उसमें आप लोगों को क्लियरली एनसीईआरटी में एक लाइन कहती है कि एक्सपीडिशंस वर सेंट टू साउथ इंडिया फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गोल्ड, मतलब गोल्ड आपका साउथ इंडिया से प्रोक्योर किया जाता था। और ये आप लोगों को भी पता होगा कि प्रेजेंट डे भी हमारी जो माइंस, चाहे कोलार माइंस हो, ये सभी आप लोगों की साउथ इंडिया में आती हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर आप लोगों का 27 का बी होगा कि गोल्ड बीड्स वर इंपोर्टेड फ्रॉम साउथ इंडिया। 28 था आप लोगों का, व्हाई डिड विजयनगर रूलर्स एस्टैब्लिश एन एसोसिएशन विद डीटीज। तो ऐसा क्यों था कि जो विजयनगर के रूलर्स थे दे यूज्ड टू एस्टैब्लिश एन एसोसिएशन विद डीटीज। लाइक आपने महानवमी डिब्बा के बारे में पढ़ा कि उसमें एक मतलब महानवमी का फेस्टिवल होता था, और डीटीज के साथ राजा इतना क्लोज लिंक क्यों रखते थे? उसका मेन रीजन था टू स्ट्रेंथन देयर अथॉरिटी ओवर सिटीजनरी, क्योंकि सिटीजनरी जो सिटीजन्स थे वो कहीं ना कहीं डीटीज में अपना विश्वास रखते थे, और अगर राजा मतलब एक एसोसिएशन बनाए रखते थे डीटीज से, तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक थी वो भी राजा से एक तरह से खुश रहती थी, और आप इसे समझ सकते हो कि मतलब एक तरह से वो लेजिटिमाइज करती थी उनकी अथॉरिटी को, राजा की। 28 का करेक्ट आंसर सी होगा। 29 है आप लोगों का, असर्शन एंड रीजन। तो असर्शन में सिंपल सा आप लोगों को दिया है कि 6th सेंचुरी बीसी के टाइम पीरियड में देयर वाज कंसिस्टेंट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इवन उन एरियाज में जहां आप लोगों की बारिश नहीं होती थी, मतलब इरेगुलर प्रेसिपिटेशन। इसका रीजन आप लोगों को दिया गया है कि जो किंग्स थे उन्होंने अपना सोचा कि वो कंस्ट्रक्शन करेंगे वेल्स का, टैंक्स का, इन सम प्लेसेस कैनाल्स, जिसके द्वारा ही आप लोगों का पॉसिबल हो पाएगी इवन वो रीजन्स जहां आप लोगों की बारिश नहीं होती थी या उतनी अच्छी बारिश नहीं होती थी, वहां भी आप लोगों का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बहुत अच्छा हुआ। तो करेक्ट आंसर इसमें सी होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स योर असर्शन। अब हम आते हैं 30th क्वेश्चन में, जस्ट लाइक प्रेजेंट डे इंडिया द मौर्यन एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू पॉलिटिकल यूनिट्स, कि लाइक आज के दिन हम इंडिया देखते हैं कि हमारा बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में बटा हुआ है, वैसे ही जो मौर्यन एम्पायर था वो भी आप लोगों का सेंट्रल, प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज इन चार पॉलिटिकल यूनिट्स में बटा हुआ
हुआ था। अब आपको बताना है कि पर्पस क्या था कि वो टेरिटरी को डिवाइड करते थे इन फॉर्म्स में। उनका पर्पस सिंपल सा ये था कि ऑप्शन बी, स्मॉलर यूनिट्स आर इजियर टू मैनेज देन एन अनडिवाइडेड टेरिटरी। मान लो कोई बहुत बड़ी डिवाइडेड टेरिटरी, मतलब अनडिवाइडेड टेरिटरी की मतलब राजा आपका बैठा है कैपिटल में और बहुत मतलब बड़ा वो एरिया वो खुद कंट्रोल कर रहा है, तो कोई भी जो लोकल लेवल पे प्रॉब्लम होगी ना, मान लो किसी ने एक स्टेट पर बाहर से हमला हो गया, तो वहां का जो लोकल अथॉरिटी होगा, अगर वो लोकल अथॉरिटी है तो उससे ज्यादा बेटर मैनेज कर सकता है। अगर वहां पर अनडिवाइडेड टेरिटरी है तो वहां पर हमला हो भी गया तो राजा अपनी सेना भेजेगा, तो उसका जो एरिया होगा वो तब तक क्या पता एनिमी कैप्चर भी कर चुका हो। तो ये ऐसा इसलिए किया जाता है डिवीजन, टू मेक मैनेजमेंट ऑफ द टेरिटरी इजियर। तो 30 का करेक्ट आंसर आप लोगों का बी होगा। अब 31 है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट। अब देखो यहाँ पर ट्रू आप लोगों को जो प्रैक्टिस पेपर में लिखा है ना, तो ये ट्रू यहाँ पर गलत लिखा है, बिकॉज यहाँ पर फॉल्स आना चाहिए, मतलब क्वेश्चन में शायद मिसप्रिंट है ये। तो 31 का करेक्ट आंसर आप लोगों का डी होगा, कि इसमें पूछा गया था कि कौन सा गलत है आप लोगों का ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट के बारे में। तो ए बी सी आप लोगों के ये तीनों करेक्ट हैं, ठीक है। दीज ऑल आर ट्रू कि बोथ स्क्रिप्ट्स वर यूज्ड इन अशोकन इंस्क्रिप्शन। वी नो अशोका की जो इंस्क्रिप्शन आप लोगों के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, तो उनमें खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखा जाता था और ब्राह्मी स्क्रिप्ट का तो यूज किया ही जाता था। बी है आप लोगों का, बोथ स्क्रिप्ट्स वर डिसाइफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप, ये भी हम जानते हैं। सी, बोथ स्क्रिप्ट्स वर यूज्ड इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये भी करेक्ट है। और जो गलत स्टेटमेंट इसमें है कि बोथ स्क्रिप्ट्स वर यूज्ड टू राइट नेम्स ऑफ किंग्स ऑफ इंडो ग्रीक कॉइन्स, मतलब जो इंडो ग्रीक कॉइन्स थे उसमें आप लोगों का ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट में राजाओं के नाम लिखे जाते थे, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। देखो खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखे जाते थे, खरोष्टी के साथ ग्रीक स्क्रिप्ट यूज होती थी, बट यहाँ पर बात करी गई है ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट की, तो इसलिए आप लोगों का डी गलत स्टेटमेंट होगा इसमें। 31 का करेक्ट आंसर डी होगा। 32 है आप लोगों का, ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड ऑफ कॉमन ईरा व्हाई डिड किंग्स ट्राई टू प्रोजेक्ट देमसेल्फ ऑल पावरफुल। तो किंग्स अपने आप को ऑल पावरफुल, मतलब सबसे मतलब सर्वशक्तिशाली अपने आप को क्यों प्रोजेक्ट करते थे? ऐसा इसलिए करते थे ताकि वो एक कंट्रोल बना के रख सकें अपनी जनता पर, अपनी प्रजा पर। तो करेक्ट आंसर सी होगा। 33 है आप लोगों का, देयर आर टू स्टेटमेंट्स, तो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन कहता है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ भिक्खुनी संघ एक्नॉलेज दैट वुमेन टू कुड बी नोबल वर्चुअस एंड वाइज जस्ट लाइक मेन। तो पहले क्या होता था, संघ में केवल आपके मेन को एंट्री मिलती थी, जो आपके मेन मॉन्क्स होते थे, बट आनंद एक जो उनके डिसाइपल थे या उनके आप क्लोज बुद्ध के जो क्लोज एक तरह से मित्र आप कह लीजिए या फिर उनके क्लोज एक कंपेनियन कह लीजिए, उन्होंने जब इसमें मीडिएट किया, उन्होंने बुद्ध से बात करी कि वी शुड इवन अलाउ विमेन, तो उस उन्हीं के एक तरह से मीडिएशन के बाद संघ में विमेन को भी एंट्री मिली, जिन्हें हम भिक्खुनीस कहते हैं। तो भिक्खुनी संघ के एस्टैब्लिशमेंट से एक तरह से विमेन ने एक्नॉलेज करवाया कि दे कैन ऑल्सो बी नोबल वर्चुअस एंड वाइज जस्ट लाइक मैन। ऐसा इसलिए बिकॉज ऑप्शन जो रीजन में आप लोगों को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है वो है कि भिक्खुनीस फ्रॉम द संघ बिकेम टीचर्स ऑफ धम्म एंड वेंट ऑन टू बिकम थेरीज हु हैड अटेन लिबरेशन। कि जैसे आप लोगों के जो मॉन्क्स का संघ होता था ना, उसमें जो आप लोगों के धम्म टीचर्स होते थे, वैसे ही जो भिक्खुनी संघ था वहां की भी जो महिलाएं थी वो भी एक तरह से टीचर्स बनी धम्म की। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इसने एक्नॉलेज करा कि विमेन टू कुड बी नोबल, वो भी जो आपके मेन मॉन्क्स हैं उन्हीं की तरह एक तरह से नोबल वर्चुअस ये सब हो सकती हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें सी होगा कि असर्शन एंड रीजन दोनों ही सही है, एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन्स योर असर्शन। 33 का सी होगा। 34 पर आते हैं, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। ये कह रहा है आइडियाज ऑफ जैनिज्म एट टाइम्स हैव शेयर्ड मूवमेंट्स लाइक एनवायरमेंटलिज्म व्हिच आर बेस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग प्लांट एंड एनिमल डाइवर्सिटी। तो इसमें कह रहा है कि जैनिज्म में बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं, मतलब जिससे बहुत सारे अलग अलग एनवायरमेंटल मूवमेंट्स आपके निकल कर आए हैं। उसमें जो प्रिंसिपल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कि वी शुड रिस्पेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो आपका रीजन कह रहा है। तो अब आप देखते हैं इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो दोनों ही करेक्ट हैं इसमें, सी ऑप्शन होगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन्स योर असर्शन। क्योंकि यहाँ पर जिस उसकी बात करी जा रही है ना कि आइडियाज ऑफ जैनिज्म, ये रीजन में ये आपका आइडिया दे रखा है कि एज पर जैन टीचिंग्स ह्यूमन शुड रिस्पेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स टू अर्न गुड कर्म, कि हमें एक्सप्लॉइट नहीं करना है प्लांट्स एंड एनिमल्स को। सो 34 का सी होगा। 35th है द जातक टेल्स आर नेटिव टू इंडिया एंड कंसर्न द प्रीवियस बर्थ्स ऑफ अ सर्टेन रिलीजियस फिगर। ध्यान रखिएगा जातक टेल्स जो है वो किसका मतलब किससे रिलेटेड है, मतलब किस आपके रिलीजियस फिगर से रिलेटेड है। दे आर रिलेटेड टू बुद्ध। इसमें बुद्ध की जो प्रीवियस बर्थ्स हैं उनकी स्टोरीज हैं जातक कथाओं में, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। एंड पेंटिंग्स ऑफ देम आर फाउंड इन अजंता केव्स। द जातक टेल्स आर कनेक्टेड विद व्हिच रिलीजियस फिगर? सो इट्स वेरी सिंपल, मैंने ऑलरेडी बता दिया, इट्स ऑप्शन सी बुद्ध। 36th ग्रुप ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स वांट्स टू विजिट द प्लेस वेयर लॉर्ड बुद्ध रिसीव्ड एनलाइटनमेंट। तो सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों का है कि बुद्ध को एनलाइटनमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई ऑप्शन डी आप लोगों का बोध गया इन बिहार इंडिया। तो अगर किसी एक ग्रुप है मॉन्क्स का, उन्हें जाना है उस जगह पर जहाँ लॉर्ड बुद्धा को एक तरह से ज्ञान की प्राप्ति हुई, दे विल गो टू ऑप्शन डी बिहार। और ध्यान रखिएगा उनका बर्थ हुआ था लुम्बिनी में, उनको एनलाइटनमेंट मिला था बोधि ट्री के नीचे बोध गया में बिहार में। एंड ही गेव फर्स्ट सरमॉन एट सारनाथ एंड ही डाइड एट कुशीनगर। तो ये चारों चीजें आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रहनी चाहिए।
अब हम आते हैं 37 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्वाल। तो देखो क्वाल क्या होता है, कवाली आप सबको पता होगी। तो कवाली से पहले जो उसके स्टार्टिंग में कुछ दो आप लोगों की पंक्तियां गाई जाती हैं, कही जाती हैं, जिसे हम सेइंग कहते हैं, उन्हीं को हम क्वाल कहते हैं, मतलब कवाली से पहले। तो क्वाल का मतलब आप लोगों का सेइंग है। और ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी में जितने भी आपके साइड बॉक्सेस हैं ना, उनको प्लीज इग्नोर मत कीजिएगा, प्लीज पढ़िएगा, बिकॉज ये जो कुछ कुछ क्वेश्चन आप देख रहे हो ना जो आपको कंफ्यूज करते हैं, ये वहीं से निकल के आते हैं, तो इसलिए प्लीज उनमें ध्यान दीजिएगा। और 37 का करेक्ट आंसर ये है आप लोगों का सेइंग। और 38 पर हम आते हैं, आइडेंटिफाई द सिख गुरु हु फर्स्ट कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ विच लेटर एक्सपैंडेड इनटू गुरु ग्रंथ साहिब। तो वो कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने आदि ग्रंथ साहिब को कंपाइल करा? तो ये था आपके ऑप्शन है गुरु अर्जन देव। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 39 है, वाई सेंट कबीर कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट फिगर इन भक्ति मूवमेंट। तो कबीर को एक इंपॉर्टेंट फिगर क्यों माना जाता है आपके भक्ति मूवमेंट में? ऐसा इसलिए, पहला कह रहे कि ही प्रोपेगेटेड द आइडिया दैट गॉड हैड नो जेंडर और फॉर्म। देखो ये आइडिया आप लोगों का गुरु नानक का था, हालांकि कहीं ना कहीं रिलेट करता है, कबीर भी इसमें विश्वास रखते थे, बट डायरेक्ट वे में ऐसा जो प्रोपेगेट किया था आइडिया, ये आपके गुरु नानक ने किया था, तो ये तो नहीं होगा कबीर के रिलेशन में। बी है, ही स्टार्टेड लंगर एंड रन फूड फ्रॉम पीपल ऑफ फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। तो ऐसा भी नहीं था, वो लंगर वगैरह में विश्वास नहीं रखते थे। सी, ही वॉज द फर्स्ट टू क्वेश्चन द डिविजन ऑफ सोसाइटी ऑन बेसिस ऑफ कास्ट। तो फर्स्ट नहीं थे, मतलब वो पहले नहीं थे जिन्होंने कास्ट का डिवीजन को क्वेश्चन करा, उससे पहले ही बहुत सारे लोग थे, लाइक आपके बुद्ध थे, जैन थे, जैनिज्म में था। और 39 का करेक्ट आंसर डी होगा कि ही कंसिडर्ड ऑल रिलीजन्स आर मेरली डिफरेंट मीन्स टू रीच द सेम गॉड। कि जितने भी सारे आपके रिलीजन है ना, ये सब एक मीन्स हैं जिससे आप गॉड तक पहुंच सकते हो। मतलब ऐसा कोई नहीं कि कोई एक रिलीजन है मतलब जो ज्यादा बेटर है, दूसरा ऐसा है जो अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। सारे रिलीजन एक समान थे और उनका ये भी मानना था कि गॉड इज नॉट इन आपका मंदिर, गॉड इज नॉट इन योर मस्जिद, गॉड इज इन योर ओन हार्ट। तो 39 का करेक्ट आंसर डी होगा। एंड 40 पर हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन व्हाई पीपल एम्ब्रेस द भक्ति मूवमेंट। तो ऐसा क्यों था कि लोगों को भक्ति मूवमेंट से बहुत जुड़ते गए लोग? उसका मेन रीजन ये था कि इट अलाउड पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट टू वर्शिप द सेम डिटी। कि जितने आपके मतलब उसमें बहुत सारे जो लोग जुड़े थे वो आप लोगों के लोअर कास्ट थे, मतलब ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ से आते थे, चाहे वो नोबल्स हों, बहुत सारे लोग इससे जुड़े थे, बट जो मेजोरिटी लोग थे इट वॉज फ्रॉम लोअर सेक्शंस। ठीक है, बिकॉज इट अलाउड पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट टू वर्शिप द सेम डिटी, कि वो एक सेम डिटी की पूजा एक साथ कर सके, इसीलिए अट्रैक्ट भी किया था भक्ति मूवमेंट ने लोगों को। अब हम आते हैं 41 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कंसिडर्ड ट्रू अबाउट सेंट मीराबाई। तो मीराबाई के विषय में कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही होगा? इनमें से करेक्ट होगा कि शी स्टूड फॉर हर बिलीफ दैट चैलेंज द पैट्रियार्कल नॉर्म्स। उन्होंने पैट्रियार्कल नॉर्म्स को चैलेंज किया। एक तरह से जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने मतलब शी रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द ड्यूटीज ऑफ अ वाइफ, ये सब चीजें, एंड क्योंकि उन्हें कृष्ण भक्ति में वो लीन थी। तो करेक्ट आंसर इसमें 41 का बी होगा। और ध्यान रखिएगा ए कभी मत करके आइएगा, बिकॉज शी डिवोटेड हर लाइफ वर्शिपिंग आपके कृष्ण, और ए में आपका शिव दिया है, तो 41 का बी होगा। 42 है, इन दिस ट्रेडिशन मेल एसेटिक्स, यानी जो योगी हो, वैरागी हो, जो वैरागी जिन्होंने ले लिया है, शन ऑल प्रॉपर्टी, मतलब प्योर प्रॉपर्टी का त्याग कर देना, एंड वियर नो क्लोथ्स। द मॉन्क्स यूज अ पीकॉक फेदर डस्टेड टू क्लियर देयर पाथ्स ऑफ इंसेक्ट्स टू अवॉइड ट्रैम्पलिंग देम। They drink water from garden and eat only once a day। तो ये ट्रेडिशन आप लोगों का कौन सा है? तो देखो सिंपल सा ये ट्रेडिशन है ना आप लोगों का, एक सिंपल सी चीज समझो, जैनिज्म में आपके दो सेक्ट्स होते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। और यहाँ पर जिसकी बात की जा रही है वो दिगंबर जैनिज्म की बात है कि वेयर नो क्लोथ्स। दिगंबर जो होते हैं दे डोंट वेयर क्लोथ्स, और जो श्वेतांबर होते हैं दे वेयर व्हाइट क्लोथ्स। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 42 का बी होगा। 43 है, स्टोन स्क्रिप्शन फाउंड इन टेंपल फ्रॉम मिडिवल इंडिया वुड प्राइमरली टेल द नेम्स ऑफ। तो एक स्टोन स्क्रिप्शन हमें अगर मिलता है मिडिवल इंडिया के किसी मंदिर से, तो उसमें क्या चीज होगी कि वो किस चीज के नाम बताएगा, मतलब किन लोगों के नाम बताएगा? तो वो बताएगा आप लोगों के किंग्स एंड अदर वेल्थी पीपल के हु गिफ्टेड लैंड फॉर द टेंपल। लाइक आप आज भी बहुत सारे टेंपल्स में देखते होगे कि आप लोगों का नेम्स इंस्क्राइब किए जाते हैं उन लोगों के जिन्होंने उसमें डोनेशन में या फिर किसी तरह से उनमें अपना डोनेशन दिया होता है। तो करेक्ट आंसर इसमें डी होगा। अब हम आते हैं 44 पे, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ चंडाल्स अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति। तो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग चंडाल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इसमें करेक्ट आंसर आप लोगों का डी होगा कि दे हैड टू लिव आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ सिटी एंड वियर डिस्कार्डेड क्लोथ्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर डी होगा कि उन्हें शहर के बाहर रहना पड़ता, तो मेन स्ट्रीम विलेज में नहीं रह सकते थे। 45th, द प्रिंसिपल डीटी इन विट्ठल टेंपल वाज विट्ठल, अ फॉर्म ऑफ विष्णु जनरली वर्शिप्ड इन महाराष्ट्र। तो विट्ठल देव की पूजा होती है आप लोगों के महाराष्ट्र रीजन में। अब आपको बताना है कि ऐसा क्यों था, कि मतलब हमें क्या हम पता लगा सकते हैं कि क्यों आपके वो विजयनगर एम्पायर में थे। लाइक विट्ठल जो टेंपल था, विट्ठल डीटी जो थे, वो आप लोगों के विजयनगर किंगडम में भी उनका मतलब एस्टेब्लिश करा हुआ था उन्हें। तो उससे पता चलता है इंटरमिंगलिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स, की जो वहाँ के राजा थे वो बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट कल्ट्स के आप लोग के जो गॉड्स एंड गॉडेसेस होते थे उनको इनकॉर्पोरेट करके रखते थे विद मेन गॉडेसेस। सो इट इज द इंटरमिंगलिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। 45th का ए करेक्ट होगा।
46 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 16 महाजनपद। तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा 16 महाजनपद नहीं है, आप लोगों को बताना है। इज इट ए वज्जी, बी अयोध्या, सी कोशाला, डी अवंती। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अयोध्या। ठीक है, अब आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आता है जिसमें कृष्णदेव राय की बात करी गई है कि हु वाज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ विजयनगर। ही कंपोज्ड अ वर्क ऑन स्टेट क्राफ्ट इन तेलुगु नोन एज अमुक्ता मलयाडा। इस बुक का ध्यान रखिएगा। और इन्होंने एक टाउन भी फॉर्म किया था, टाउन एस्टेब्लिश किया था नागलापुरम, उसका भी नाम ध्यान रखिएगा। तो अभी हम सोर्स पर आते हैं जिसमें बात की गई है। ये बात करते हैं सिंपल सा ना कि अ किंग शुड इंप्रूव द हार्बर्स ऑफ हिज कंट्री, मतलब जहां से ट्रेड आपका होता है, पोर्ट्स आप कह सकते हो, सी पोर्ट्स काइंड ऑफ थिंग, जहां पर आप लोगों के शिप आते हैं और दूसरी चीजें, मतलब इस तरह की ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती हैं। सो ही सेज अ किंग शुड improve the harbors of his country, ऐसा वो खुद अपनी बुक में लिख रहे हैं कि a king should improve the harbors of his country, so encourage its commerce, जिससे मतलब उसका जो वाणिज्य व्यापार है उसको बढ़ावा मिले। और आपके जो एलिफेंट्स आ रहे हैं, हॉर्सेस आ रहे हैं, प्रेशियस जेम्स, सैंडलवुड्स, मतलब जितने भी ये जो बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना चीजें, ये बहुत आसानी से हम इंपोर्ट कर सकें, मतलब इसमें सुविधा हो। ही शुड अरेंज दैट फॉरेन सेलर्स हु लैंड इन हिज कंट्री। तो उनका ये भी कहना है, जो राजा है उसका ये कर्तव्य होना चाहिए कि जो फॉरेन सेलर्स आ रहे हैं बाहर से शिप चलाते हुए, वो कभी मतलब स्टॉर्म पड़ जाए या कभी वो बीमार हो तो उनका बहुत प्रॉपर मैनर में ख्याल रखा जाना चाहिए। एंड मेक द मर्चेंट्स ऑफ डिस्टेंट फॉरेन कंट्रीज हु इंपोर्ट एलिफेंट्स एंड गुड हॉर्सेस टू बी अटैच्ड टू योरसेल्फ, मतलब जो आपको एक तरह से हॉर्सेस इंपोर्ट करके दे रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको लाके दे रहे हैं ना, गुड हॉर्सेस हो जो वॉर में आपके काम आएंगे, तो उनको आप अपने साथ अटैच करके रखो, मतलब उनको नाराज मत करो, उनके साथ बना के रखो, सिंपल सी बात। ठीक है, और प्रेजेंट्स एंड अलाउइंग डिसेंट प्रॉफिट्स, कि उन्हें डिसेंट प्रॉफिट्स भी अलाउ करो, मतलब आप टैक्स थोड़ा कम रख सकते हो अगर आप उनसे टैक्स लेते हो, ये सब चीजें। देन दोज आर्टिकल्स विल नेवर गो टू योर एनिमीज। सिंपल सा बात ये है ना कि आप जो मर्चेंट्स आप लोगों के यहाँ इंपोर्ट करने में मदद कर रहे हैं चीजों को, मतलब जो आपके यहाँ ये सब चीजें ला रहे हैं उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखो, वरना ये जो जितनी भी चीजें वो आपके एनिमीज को देने लगेंगे। सो ये आपका पैसेज था। अब आते हैं क्वेश्चंस में। सो 47 कहता है, अ हिस्टोरियन इज राइटिंग अ बुक ऑन कृष्णदेव राय, which of the following factual observation can he make based on the book। तो मतलब क्या हम फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन इससे लगा सकते हैं, तो हम लगा सकते हैं कि ऑप्शन डी, द किंगडम ट्रेडेड विद मर्चेंट्स फ्रॉम सेवरल कंट्रीज। ठीक है, कि जितने आपके जो मर्चेंट्स हैं दूसरी कंट्रीज के, उनके साथ किंगडम ट्रेड करा करता था। अब देखो इसमें कह रहा है सी द किंग डायरेक्टली इंटरेक्टेड विद फॉरेन मर्चेंट्स, ये आप लोगों का नहीं होगा इसमें, बिकॉज पैसेज में ऐसा हमें कहीं नहीं मिलता है कि किंग जो थे वो डायरेक्ट फॉरेन मर्चेंट्स से खुद इंटरेक्ट करते थे। ठीक है, तो 47 का करेक्ट आंसर सी होगा, डी होगा, सॉरी। ठीक है, तो डी इसमें करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। 48 है, व्हाई वर हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स इंक्लूडेड इन ट्रेड ड्यूरिंग द पीरियड। तो क्यों हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स को ट्रेड किया जाता था? ऐसा इसलिए, टू यूज ड्यूरिंग वॉर्स, बिकॉज बाहर से इंपोर्ट करे जाते थे बेटर क्वालिटी हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स, जिनका हम यूज करेंगे हॉर्सेज में। 48 का ए करेक्ट था। 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द वर्ड हार्बर्स यूज्ड इन द पैसेज प्रूव। तो हार्बर्स क्या चीज को प्रूव करता है? हार्बर आपका प्रूव करता है, देखो इसमें आप लोगों के दो ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है, बट मैंने यहाँ पर सी मतलब सी करेक्ट करा है, बट ध्यान रखिएगा ए और सी दोनों में से आप लोगों के कुछ भी हो सकते हैं। बिकॉज जो हार्बर्स है ना, पैसेज में आप लोगों का हार्बर्स यूज हुआ है कि हार्बर्स को किंग को डेवलप करना है, उससे हमें मतलब ये प्रूव भी मिलता है कि देयर वाज अ फ्लरिशिंग सी ट्रेड। क्योंकि देखो हार्बर्स को तभी तो इंप्रूव करने की बात की है जब एक सी ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इट ऑल्सो आपका प्रूव आपका फ्लरिशिंग सी ट्रेड, और उसके साथ साथ कि देयर वाज अ प्रेजेंस ऑफ डॉक्स, यानी जिन्हें आप बंदरगाह कह सकते हो या पोर्ट्स कह सकते हो, ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, यानी जहां आप लोगों का विजयनगर एम्पायर था। तो 49 का आप लोगों का ए या सी दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हो। मैंने सी यहाँ पर चूज किया, बट ए एंड सी आप लोगों का मार्किंग स्कीम में भी कई बार क्या होता है कि दो अगर क्लोज ऑप्शंस हो तो आप लोगों को दिया होता है कि मतलब बच्चे को अगर उसने अटेम्प्ट किया ए और सी में से कुछ भी, तो ए और सी में अगर उसने आपने ए लिख के आए हो या सी लिख के आए हो, तो आप लोगों को दोनों में से जो भी आपने लिखा उस पर मार्क्स मिल जाएंगे। 49 का करेक्ट आंसर सी होगा, कि और ए भी हो सकता है वैसे, जैसा मैंने बताया। सो 50 पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज वाज डेफिनेटली प्रेवलेंट इन द विजयनगर एम्पायर। तो देखो पैसेज पढ़ के जो चीज बतानी है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको लग सकता है यार टूरिज्म कैसे होगा, बट एक चीज देखो ना, जिस तरह से पैसेज में बात करी गई कि राजा को अपने जो मर्चेंट्स बाहर से आ रहे हैं, जो सेलर्स आ रहे हैं, उनका बहुत अच्छे से देखभाल करनी है, उनको हर तरह की सुविधा देनी है, तो इससे हमें टूरिज्म के बारे में पता चलता है। टूरिज्म इन द सेंस कि हॉस्पिटैलिटी, आप एक हॉस्पिटेबल एनवायरमेंट रख रहे हो, आपके यहाँ जो आ रहा है बहुत अच्छे से उसका ध्यान रख रहे हो आप। बाकी ज्वेलरी मेकिंग, मेटल क्राफ्ट, फिशिंग, ये एलिमिनेट करके अभी आप सॉल्व करना चाहो तो आप लोगों को सी ही आंसर आएगा, बिकॉज ज्वेलरी मेकिंग का एविडेंस था विजयनगर एम्पायर में, ये हम नहीं कह सकते। मेटल क्राफ्ट का था, ये हम नहीं कह सकते। वो इंपोर्ट करते थे इन चीजों को, ज्वेलरी बीड्स की जो बात की गई है, ठीक है, बाहर से मंगाते थे, उनके यहाँ था, ये हम नहीं कह सकते। और फिशिंग का भी हमें नहीं मिलता। 50 का करेक्ट आंसर आप लोगों का सी टूरिज्म होगा। ठीक है, अब 51 पर हम आते हैं, अकॉर्डिंग टू पैसेज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डिड द फॉरेन ट्रैवलर्स ट्रैवल टू इंडिया। तो क्यों फॉरेन ट्रैवलर्स आते थे हमारी कंट्री में, जैसा पैसेज में कहा गया क्यों मर्चेंट्स हैं, तो वो आते थे आपका ऑप्शन है ट्रेड के लिए।
52 है, व्हाट डज द पैसेज डेफिनेटली प्रूव अबाउट द विजयनगर किंगडम। तो ये पैसेज प्रूव करता है कि देयर वर वेल्दी मर्चेंट्स एंड कंज्यूमर्स, कि मर्चेंट्स जो आ रहे हैं वो आप लोगों का इंपोर्ट कर रहे हैं इन चीजों को। और देखो यहाँ पर बात करी गई थी पैसेज में कि ज्वेलरी बीड्स आ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी एक्सपेंसिव चीजें आ रही हैं, जिसका मतलब विजयनगर के लोगों के पास भी उतना पैसा है। अगर उनके पास जो एक्स कंज्यूमर्स हैं वो वेल्दी नहीं है तो वो इंपोर्ट क्यों करेंगे ऐसी चीजों को ना। लाइक कोई भी कंट्री मतलब वो एक एक्सपेंसिव चीजों को तभी इंपोर्ट करती है जब कंज्यूमर डिमांड करे। तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि देयर वर वेल्दी मर्चेंट्स एज वेल एज कंज्यूमर्स। तो 52 का सी आंसर करेक्ट होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आप लोगों का जो सोर्स है, व्हाट द सिल्क वीवर्स डिड। तो देखो इस वाले सोर्स में सिंपली आपको बताया गया है कि सिल्क वीवर्स जो होते हैं, जो गिल्ड होता है उनका, तो दे व्हाट दे डू इज कि मतलब उनमें से कुछ लोग जो होते हैं दे आर अटैच टू म्यूजिक, कुछ म्यूजिक को प्रैक्टिस करते हैं, कुछ आप लोगों के वैदिक एस्ट्रोनॉमी को प्रैक्टिस करते हैं, एंड कुछ बैटल फील्ड में भी जाते हैं, मतलब अलग अलग ऑक्यूपेशंस को प्रैक्टिस करते हैं, सिंपल सी चीज। और 53 क्वेश्चन पर हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सिल्क वीवर्स अकॉर्डिंग टू पैसेज। तो पैसेज के अकॉर्डिंग सिल्क वीवर्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो सिल्क वीवर्स के बारे में आपका ट्रू है ऑप्शन बी, कि दे प्रैक्टिस्ड अ वेराइटी ऑफ ऑक्यूपेशंस। लाइक कोई म्यूजिक में है, कोई आप लोगों का एक तरह से ऑथरशिप में है, कोई बायोग्राफीज लिख रहा है, कोई आप लोगों का कॉस्मिक बॉडीज की स्टडी कर रहा है, और कुछ आप लोगों के वॉर में जा रहे हैं। तो दे प्रैक्टिस्ड अ वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशंस। 54 है, व्हाट डिड द सिल्क वीवर्स डेफिनेटली प्रैक्टिस। तो वो क्या चीज थी जो सिल्क वीवर्स डेफिनेटली प्रैक्टिस करते थे। सो इट वाज ऑप्शन सी, दे हैड नॉलेज ऑफ कॉस्मिक बॉडीज। तो 54 का करेक्ट आंसर सी होगा आप लोगों का। 55 है, विच कैटेगरी डिड द सिल्क वीवर्स फॉल इन अकॉर्डिंग टू द ब्रह्मानिकल थ्योरी। तो ब्रह्मानिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सिल्क वीवर्स थे वो आपके जाति में आते थे, ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। और 56 है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया इज द गिवन हिस्टोरिकल सोर्स फाउंड। तो ये जो गिवन हिस्टोरिकल सोर्स है ना, ये मंदसौर इंस्क्रिप्शन से हमें ये चीज इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड मंदसौर इज अ स्टोन इंस्क्रिप्शन, मतलब मंदसौर जो इंस्क्रिप्शन है वो आप लोगों का स्टोन इंस्क्रिप्शन है, वो हमें स्टोन पर इंस्क्राइब्ड मिली है सारी चीजें। तो करेक्ट आंसर 56 का ए होगा। 57 है, व्हाट डिड द टर्म वनिक मीन। तो वनिक का मतलब होता है आप लोगों का ऑप्शन है मर्चेंट्स, ठीक है। 58 है, द सिल्क वीविंग गिल्ड्स वर अ क्लोजली नेट सोशल नेटवर्क। मतलब बहुत क्लोज एक इनका नेटवर्क था, सोशल नेटवर्क, मतलब बहुत क्लोज थे, मतलब बहुत फ्रेंडली इनका बिहेवियर था एक दूसरे के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी काउंटेड एज एविडेंस टू द स्टेटमेंट। तो क्या इनमें से एक एविडेंस है जो इस बात को प्रूव करता है। देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें दो आंसर आप लोगों के करेक्ट होंगे, अगेन इसमें बी एंड सी। आप एनसीईआरटी टेक्स्ट भी चेक कर सकते हो, मंदसौर इंस्क्रिप्शन के बाद जो सिल्क वाला सोर्स दिया है उसमें नीचे कहता है कि दे वर अ क्लोजली नेट सोशल नेटवर्क एज दे कलेक्टिवली इन्वेस्टेड वेल्थ, मतलब साथ साथ एक तरह से कोऑपरेटिव कि अपनी वेल्थ एक साथ इन्वेस्ट करेंगे, एंड दे अर्नड अ लाइवलीहुड थ्रू क्राफ्ट। सो 58 का करेक्ट आंसर बी एंड सी दोनों होगा। अब हम आते हैं मैप पर। तो मैप के आपके दो ही क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस पेपर में, शायद आपके सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग जाइएगा, बट फिर भी ठीक है। मेरा एक मैप वीडियो है मैं जो मैंने अपलोड करा था। अब एक्चुअली देखो मैप की मैं बात करूँ तो इस साल है क्या, लाइक लास्ट ईयर तक आप लोगों का डेफिनेट सिलेबस होता था मैप का, कि आप लोगों का जैसे ज्योग्राफी सब्जेक्ट में लिस्ट होती है आप लोगों की मैप की, उससे बाहर नहीं आएगा। पर हिस्ट्री में इस बार नहीं है, मतलब हिस्ट्री में वो लिस्ट आपकी हटा दी है। बट देखो क्या है, मैंने उस वीडियो में जो मैंने बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। मैंने सबसे ज्यादा जो प्रोबेबल लोकेशंस हैं जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जो पिछले सालों में पूछी गई है, जो इंपॉर्टेंट है, वो सभी आप लोगों को दिए हैं। तो उसको एक बार जरूर देखिएगा, और एनसीईआरटी में जितने मैप्स हैं आप लोगों के उनको भी एक बार देख के जाइएगा। तो इस मैप पर आते हैं, इसमें कह रहा है ऑन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया पी इज मार्क्ड एज द कैपिटल ऑफ एन एम्पायर फाउंडेड इन 1336 BC। तो कैपिटल ऑफ एन एम्पायर जो 1336 CE में फाउंड हुआ, तो ये था आप लोगों का विजयनगर एम्पायर। 1336 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, हरिहार एंड बुक्का ने इसकी स्थापना करी थी। तो 59 का करेक्ट आंसर इसमें विजयनगर होगा। और देखो विजयनगर की लोकेशन ध्यान रखिएगा, कर्नाटका का कुछ इस रीजन में आता है जहां पर पी मार्क कर रहा है। अब हम आते हैं 60th पे, ऑन द सेम मैप बी इज ऑल्सो मार्क्ड एज एन इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर नायका पावर इन 14 to 15 सेंचुरी BC। तो ये अगेन आप लोगों का विजयनगर वाले चैप्टर से मैप है, तो इस लोकेशन को ये है आप लोगों की ऑप्शन बी तंजावुर, ठीक है। अब हम आते हैं विजुअल इंपेयर्ड क्वेश्चंस पे। आप ध्यान रखिएगा यार, जो नॉर्मल बच्चे हो आप लोग प्लीज इनको अटेम्प्ट मत करना। अगर आप लोगों को मैप क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि यार अटेम्प्ट कर लेते मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं मिलते मार्क्स, सिंपल सी बात। ये केवल उन्हीं लोगों के लिए होते हैं जो देख नहीं सकते। तो कृष्णदेव राय इन्फ्लिक्टेड सीवियर डिफीट्स ऑन सुल्तान ऑफ विच किंगडम इन 1520। तो 1520 में कृष्णदेव राय ने किस सुल्तान को हराया। तो ही डिफीटेड ऑप्शन है बीजापुर का सुल्तान। ओके 60 in 1565 रामा राय द चीफ मिनिस्टर ऑफ विजयनगर वाज डिफीटेड एट राक्षसी टांगड़ी बाय द कंबाइंड आर्मीज ऑफ बीजापुर, अहमदनगर एंड ऑप्शन बी गोलकोंडा। तो 60 का करेक्ट आंसर बी होगा गोलकोंडा। अब देखो यार प्रैक्टिस पेपर तो आप लोगों का पूरा हो गया, बट लास्ट में भी वही चीज कहूंगा कि एक बार अपनी एनसीईआरटी पर ही फोकस रहना,
मतलब आप गाइड्स, हेल्प बुक कुछ भी पढ़ो, बट इफ यू वांट टू स्कोर 40 आउट ऑफ 40 प्लीज गो थ्रू एनसीईआरटी एटलीस्ट वंस। एंड जिन बच्चों के नोट्स भी बन चुके हैं उनसे मैं ये कहूंगा कि यार एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ के जाना, बिकॉज होता क्या है कि कई बार हम सोचते हैं कि हमारे नोट्स में सब कुछ है बट कुछ पॉइंट्स मिसिंग होते हैं। सो प्लीज मेक श्योर यू रीड एनसीईआरटी और साइड के बॉक्सेस को मिस मत करना। और आप लोग सोचते हो ना कि डेट्स बहुत ज्यादा हैं, डेट्स कैसे लर्न होंगी, तो यार इतनी इंपॉर्टेंट जो कुछ कुछ डेट्स है ना, केवल उसी के साथ आप जा सकते हो। लाइक 1565 में बैटल ऑफ तालीकोट हुआ और हड़प्पन सिविलाइजेशन की डेट आपकी इंपॉर्टेंट है, और सांची को आप लोगों का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस कब मिला, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इतनी ज्यादा डेट्स आप लोगों की नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, और आप सभी लोगों को अपने एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। और अगर आप लोगों को रिवीजन के लिए मेरे एमसीक्यू उसकी पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो learnitray.in पर आप लोगों को मिल जाएगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। उसके साथ साथ मैंने मैप्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी है। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।